होता कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्री पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में करेंगे वीड साइंस। वीड साइंस के बारे में जानेंगे कि वीड होता क्या है। और इस वीडियो में ज़्यादातर बातें रटने वाली है और कुछ चीज़ें हैं जो जानने वाली है। तो सबसे पहले हम जो बातें रटने वाली है वो जानेंगे, जैसे वीड। वीड को हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, खरपतवार। अब जो वीड टर्म है, टर्म वीट, सबसे पहले जेट्रो टूल नाम वैज्ञानिक जेट्रो टूल ने 1731 में दिया था। 1731 में ये जेट्रो टूल ने वीट नाम दिया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होई हसबेंड्री। इसने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हसबेंड्री। इस बुक के माध्यम से ही लोगों को बताया था। इस बुक में ही सबसे पहले जिक्र हुआ था कि वीड क्या होता है, वीड किसे कहते हैं। और साथ साथ इस बुक में यह भी बताया गया था कि टीलेज क्या होता है, टीलेज ऑपरेशन क्या होता है। तो जेट्रो टूल के फादर्स ऑफ टीलेज भी बोलते हैं और उसे फादर ऑफ वीड साइंस भी बोलते हैं, वीड साइंस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वीड साइंस से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो हम उन पे बात करते हैं। तो ये बात है, एक मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पड़ता है जबलपुर मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है जबलपुर। तो ये बात है 1989 का, जब एनआरसी का मतलब ये नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट अप्लाई की थी। एनआरसी का मतलब होता है रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर। तो जो एनआरसी था, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। फिर इसको नाम बदलकर 20 साल बाद 2009 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टेड ऑफ वीड साइंस रिसर्च। फिर इसको 2009 के बाद 2014 में इसे डायरेक्ट ऑफ वीड रिसर्च रख दिया गया। साइंस को हटाकर वीड रिसर्च रख दिया गया। और हाँ, एक होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। उनको कहाँ लिख दें? इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। ये सबसे पहले हिसार में था 1978 हिसार में था। फिर इसे 2006 में जबलपुर लाया गया। 2006 में जब भी वीड साइंस से कोई भी रिलेटेड टॉपिक, जो भी वीड साइंस से कोई भी रिलेटेड इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम हो, या वीड साइंस से जो भी ऑब्जेक्टिव या इंस्टीट्यूट वगैरह या डायरेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट पूछे, तो आप उनके जबलपुर लगा देना है। जबलपुर ही इसका सारा आंसर है। हाँ, अगर ईयर पूछे तो ईयर अलग अलग है। ये एनआरसी बना था, जब एनआरसी हुआ था तो ये 1989 में हुआ था। फिर 2009 में डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च बना। फिर 2014 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च रख दिया गया। यहाँ पे साइंस को हटा दिया गया। अब ये तो रहा इंस्टीट्यूट वगैरह। अब जानते हैं कि वीड क्या है। तो वीड जानने से पहले ये भी जानना पड़ेगा कि क्रॉप क्या है, तब ना हम डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड। हाँ, अब बात करते हैं क्रॉप या वीट। तो क्रॉप या वीट में क्या अंतर है, पहले उससे हम डिफाइन कर लेते हैं। क्रॉप हम किसे कहेंगे और वीट हम किसे कहेंगे। हालांकि शुरू से हमने पढ़ते आए हैं कि अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो भी होता है वो वीट होता है। ठीक है, बात सही है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि जो हमने फैलेस माइनस, इकाइनोक्लोआ, क्लोनम,
चिनोपोडियम एल्बम या साइप्रस रोटेंडस फरे, ये यही वीट है, यही वीट है। वीट कोई भी हो सकता है। जैसे पहले ये जानते हैं कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप जिसका हम सोइंग करते हैं, सोइंग प्लस हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, इकोनॉमिकल पर्पस। यानी कि क्रॉप उसे कहेंगे जिसका हम एक सोइंग भी करेंगे। कोई भी क्रॉप है उसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे रबी हो तो रबी के टाइम पे, खरीफ हो तो खरीफ के टाइम पे करेंगे। इसका हम सोइंग करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, और इसमें होने वाली हर एक्टिविटी को हम करते हैं। फिर अब वीट का बात करें तो वीट का नहीं तो हम सोइंग करते हैं, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग इसका हम नहीं करते, नहीं सोइंग करते हैं नहीं हार्वेस्टिंग करते हैं। ये खुद अपने आप जर्मिनेट होते हैं, खुद अपने आप ग्रो करते हैं। नहीं सोइंग करते नहीं को हार्वेस्ट करते हैं फॉर एनी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल पर्पस। यानी कि वीट और साइंस का दोनों का एक ये अंतर होगा कि वीट का मतलब ये हुआ कि नहीं हम उसको सोइंग करते नहीं हार्वेस्टिंग करते कोई इकोनॉमिकल पर्पस के लिए। यानी कि आप वीट को एक डिफाइन देना हो तो आप बोल सकते हो अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट। यानी कि जो अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट जो भी है वो वीट हो सकता है। जैसे अब हम एक एग्जांपल पे समझते हैं। ये जैसे मान लीजिए वीट का फील्ड है, वीट का फील्ड है, वीट का फील्ड है, और यहाँ पे सोयाबीन का सोयाबीन का क्रॉप लग गया या मस्टर्ड लग गया, मस्टर्ड लग गया। तो ये क्या है, ये वीट के लिए ये जो वीट है इसके लिए वीट हो गया, यानी कि खरपतवार हो गया। हालांकि सरगम और मस्टर्ड भी एक प्रकार के क्रॉप है, लेकिन आउट ऑफ टाइम है, इसका अनवांटेड टाइम है, मतलब इस समय इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी कि वीट के समय। तो यहाँ पे आप एक प्रकार कर सकते हैं आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम। तो ये भी एक प्रकार के वीट हुआ। यानी कि हम क्या समझे, वीट हम उसे बोलेंगे जो अनवांटेड टाइम पे, मतलब जिसका उस टाइम जरूरत नहीं हो। जैसे वीट का फील्ड लगा हुआ है और सरगम का फील्ड लग गया या मस्टर्ड का वहां पे लग गया, कोई भी क्रॉप लग गया किसी भी वजह से, तो उसे हम वीट कहेंगे। अब जानते हैं कि वीट का क्या कैरेक्टर है। अब हम जानते हैं कि जो वीट साइंस है, जो वीट है उसका क्या क्या फीचर्स होता है, यानी कि एक प्रकार कह सकते हैं हम कि क्या क्या कैरेक्टर क्या है, मतलब वीट का कैरेक्टर क्या होता है। तो आइए हम कैरेक्टर की बात करें। अगर वीट का होता है तो सबसे पहला है ये एडवर्स, एडवर्स टॉलरेंट क्लाइमेट कंडीशन, कंडीशन। एडवर्स टॉलरेंट क्लाइमेट कंडीशन का कहने का मतलब है कि एडवर्स यानी कि कोई भी कंडीशन में, ये चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर भी ये क्रॉप कोई ये जो वीट होते हैं इसको कोई नुकसान नहीं होता है, ये अपना ग्रो कर लेते हैं। जैसे आमतौर पे देखा जाए कि जो भी हमारे क्रॉप है, तो अगर ज़्यादा विंड आ गया या ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो उसको थोड़ा ना थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि बहुत फैक्टर है नुकसान पहुंचाने का, लेकिन जो वीड है या कितनी आंधी आ जाए, कितनी बारिश हो जाए, इसके कोई कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, इस पे अपना ग्रो कर ही लेता है। तो इसी को बोलते हैं एडवर्स टॉलरेंट क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को टॉलरेंट रखता है। टॉलरेंट का मतलब ये है, टॉलरेंट, एडवर्स टॉलरेंट का मतलब है कि आप अपने आप को किसी भी क्लाइमेट में, यानी कि किसी भी जगह पे आप सरवाइव कर लेते हो, तो वो क्या होता है कि एडवर्स टॉलरेंट क्लाइमेट कंडीशन हो जाता है। तो वीट के साथ ऐसे ही सेम कंडीशन यही होता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को ग्रो कर लेगा। और दूसरा ये है कि ये एग्रेसिव नेचर का होता है, एग्रेसिव नेचर का होता है। एग्रेसिव नेचर कहने का मतलब ये है कि ये फास्टली ग्रो करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है, फास्टली ग्रोथ करता है। यानी कि अगर हम अपने क्रॉप की बात करें तो वो एक स्टेज बाय स्टेज
फॉलो करके ग्रो करता है, यानी कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो वीट को देखोगे तो आप बहुत कम समय में अपना जो भी लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है ये कर लेता है, यानी कि ये एग्रेसिव नेचर का होता है और काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ग्रो करता है नेचर का होता है, और साथ साथ ये कम्पिटेटिव नेचर का भी होता है। कम्पिटेटिव नेचर, कम्पिटेटिव नेचर का कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये फील्ड है, यहाँ पे वीट लगा हुआ है, तो ये क्या लेगा, वीट जो वीट लगा हुआ है वहाँ से वीट क्या लेगा, फूड लेगा, उसके बाद न्यूट्रिएंट लेगा और साथ साथ वाटर लेगा, यही चीज़ लेगा। यानी कि जो ये वीट के साथ कंपटीशन करता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कम्पिटेटिव नेचर का होता है। यानी कि ये जो वीट का जो भी, चलो भाई अब एक चीज़ समझते हैं, मान लो ये आपका घर है, यहाँ पे आप मस्त रह रहे हो अपने फैमिली के साथ, कोई आपका रिलेटिव आया और रिलेटिव यहाँ पे रहने लगा, ठीक है भाई, एक दो आदमी है, रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही आदमी आपके घर पे मतलब काफ़ी दिनों से रहने लगे, मतलब काफ़ी दिनों से रह रहा है, एक रह भी रहा है, आपका अन्न भी खा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, आप कम्पिटेटिव हो गया कि आपका रखा हुआ, आपका कमाया हुआ, आपका भोजन मतलब कोई और कर रहा था। एक दूसरे में क्या होगा, कंपटीशन, जब कंपटीशन होगा तो उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। अरे मतलब वीट के लिए जो न्यूट्रिएंट है सॉइल से, वो नहीं लेकर ये वीट ले रहा है। हालांकि माना जाता है कि 33 से 45%, यानी कि 33 से 45% जो नुकसान होता है वीट से होता है, वीट से इफेक्ट करता है। जैसे तीन ही प्रकार का होता है, तीन प्रकार से इंसेक्ट से होता है, एक डिजीज से होता है, एक वीट से होता है। उसमें सबसे ज़्यादा हाईली अगर नुकसान की बात करें, हाईली होता है वीट से, वीट के बाद होता है इंसेक्ट पेस्ट से होता है, उसके बाद डिजीज से होता है। हालांकि वो इस वीट साइंस का टॉपिक नहीं है, उसे हम बाद में जानेंगे। तो हाँ, सबसे ज़्यादा इससे नुकसान ये होता है वीट से। तो ये क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है और इसके साथ साथ वाटर ले रहा है। तो काफ़ी मतलब प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें वीट ले लेंगे तो वीट अपना जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का भी लॉसेस होता है। और तीसरा होता है ये एडवर्स टोलेरेंट क्लाइमेट का हो गया, एग्रेसिव। तीसरा ये होता है सीड लॉन्गिटिविटी, सीड लॉन्गिटिविटी। सीड लॉन्गिटिविटी मतलब ये है कि सीड काफ़ी समय तक वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, काफ़ी समय तक वहाँ पे ग्रो कर सकता है, काफ़ी समय तक वहाँ पे ये सर्वाइव करता है। जैसे सीड लॉन्गिविटी में सबसे पहले देखें हम चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम चिनोपोडियम एल्बम को हम हिंदी में बथुआ भी को बोलते हैं। तो चिनोपोडियम एल्बम के अगर सर्वाइवल डेट जाने तो ये 20 से चिनोपोडियम एल्बम 20 से 25 साल तक। जैसे मान लो कि चिनोपोडियम एक विंटर सीजनल वीट है, जिसे एनुअल वीट भी बोला जाता है। तो ये 20 से 25 साल तक वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। मान लो कि अभी नहीं हुआ था, आज से 20 से 25 साल बाद भी अगर इसको थोड़ा सा भी सर्वाइवल रेट मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ये वहाँ ग्रो कर सकता है। यानी कि चिनोपोडियम एल्बम कितना हुआ, 20 से 25। वैसे ही कनवोल्वुलस अर्वेंसिस कनवोल्वुलस अर्वेंसिस, ये ऑब्जेक्शनल वीट है, वीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ये चीज़ें हम बाद में जानेंगे जब क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो इसका अगर हम बात करें तो ये 15 से 20 साल तक, अगर मान लो कि अभी तो चलो ख़त्म हो गया कनवोल्वुलस एनवर्सिस, एक बात बोल रहे हैं, फिर इसको 15 से 20 साल बाद थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा सा भी फूड मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वहाँ पे ये फास्टली ग्रो हो जाएगा। अब ये वेल्वुलस हो गया, और तीसरा हो गया फैलरिस माइनर को हम फैलिस माइनर को गेहूं का मामा भी बोलते हैं, या इसे गुली डंडा भी बोला जाता है, गुली डंडा भी बोला जाता है। अगर इसका बात करें लॉन्गेविटी का तो 4 से 5 साल ये होते हैं। तो
तो वीट का सर्वाइवल रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कभी भी मतलब जो इतना ड्यूरेशन है 20 से 25 साल काफ़ी ज़्यादा होता है। और कई फील्ड में आप ये नहीं देखे होंगे कि वीट छूट के वीट का हार्वेस्टिंग कर लिए फिर वीट हो गया, लेकिन आप यहाँ पे वीट देख सकते हैं, यानी कि खरपतवार का ऐसा एक्शन देख। अब है सीड मल्टीप्लेक्शन यानी कि प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन या मल्टीप्लेक्शन। सीड प्रोडक्शन और मल्टीप्लेक्शन का मतलब ये हुआ, चौथा इसका कैरेक्टर ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करते हैं वीट। जैसे आप एमरैंथस के नाम सुने होंगे, जैसे एमरैंथस की बात करें तो ये यानी कि 1,96,000 पर प्लांट मल्टीप्लाई करता है। 1,96,000 पर प्लांट मल्टीप्लाई करता है। इतना मल्टीप्लाई अपने आप को, इतना प्रोडक्शन करता है, इतना तो हमारे वीट भी नहीं करते। इसका अगर बात करें तो 1 हिस्सा भी नहीं करता है जितना ये करता है। ये इकाइनोक्लोआ जो है, इकाइनोक्लोआ क्लोनम की बात करें तो ये 7 लाख काफ़ी ज़्यादा होता है। 7 लाख इतना जल्दी मल्टीप्लेक्शन करता है ये प्लांट का, पर प्लांट, एक प्लांट पर प्लांट। तो इसीलिए इसका कैरेक्टर में ये भी है कि ये सीड मल्टीप्लेक्शन या सीड प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से करता है। अब पांचवा जो कैरेक्टर की बात करें, पांचवा ये है सिंपल मार्फोलॉजी। सिंपल मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट, मतलब उसके बाहरी के जो पार्ट होता है उसी को कहते हैं मार्फोलॉजी। यानी कि जो भी सीड और वीट का जो मतलब कभी कभी ऐसा देखा होगा जैसे फैलिस माइनर है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। और उसी प्रकार अगर बात करें चिकोरी जो बरसीम के लिए होता है, उसको भी पहचानना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल जो मार्फोलॉजी का बात है कि स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट, यानी कि जो भी उसका एक्सटर्नल पार्ट है सेम टू सेम रहेगा। जैसे फैलिस माइनर है और वीट है, तो दोनों का क्या है, वेजिटेटिव पार्ट सेम टू सेम रहता है। तो इस प्रकार का भी नेचर इसमें पाया जाता है कि ताकि आप उसे सेपरेट, मतलब जल्दी सेपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप चिकोरी और बरसीम का जो सीड देखोगे तो वो दोनों का सीड सिमिलर रहेगा, सिमिलर मार्फोलॉजी है दोनों का, तो आप वो दोनों का कभी अलग नहीं कर सकते हम। तो इसलिए सिंपल मार्फोलॉजी इसमें भी रहता है। और सिंपल सीड मार्फोलॉजी तो रहता ही रहता है। और सिंपल सीड मतलब सिंपल सीड की अगर बात करें, जैसे चिकोरी जो बरसीम के लिए होता है, बरसीम जो चिकोरी होता है, चिकोरी का जो सीड होता है और बरसीम का सीड होता है, दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। आप उसे सेपरेट ये रहा। और वीट साइंस का ये कैरेक्टर हुआ। और ये जो कॉम्पिटिटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव नेचर का ये है कि ये क्या लेता है, फूड लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा और वाटर लेगा। जब फूड और न्यूट्रिएंट यहाँ से ले लेगा, वाटर यहाँ से ले लेगा, तो फिर जो क्रॉप लगा होगा, स्टैंडिंग क्रॉप, उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। जब उतना नहीं मिल पाएगा तो प्रोडक्शन में कमी हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा वीट इन्फेक्ट करती है तो वो राइस में माना जाता है कि 40 से 41% ये लॉस करती है यहाँ से बाई वीट। यानी कि आप समझो अगर वीट से 40 से 45% यहाँ, 40 से 41%, सॉरी 40 से 41% यहाँ से लॉस कर रही है वीट, तो जो 60% हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रहा है, अगर वीट को हम रिक्लिमिनेशन कर ले, यानी कि वहाँ से वीट को रिमूव कर दे, तो हमें ये जो 40% नुकसान है, चलो हम 100% तो नहीं कर पाएंगे, 20% अगर कर ले तो 80% प्रोडक्शन आ जाए, तो ये वीड इतना नुकसान पहुंचाता है। तो इस वीडियो में हमने वीड और वीड का जो भी डिफिनेशन हो, जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम के बारे में हो, वो जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड क्या होता है। वीड का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, जैसे बेस्ड ऑन नेचर पर बेस्ड ऑन दी नेचर के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द सीजन के अकॉर्डिंग होता है, एनुअल है कि बाइनियल है कि पेरेनियल है। एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, पेरेनियल क्या है, ये आपको हम अगली वीडियो